हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं वो लेक्चर नंबर 10 है हमारे महा क्रैश कोर्स का। और अब मैंने आप लोगों से कहा है कि जो हम लोग का ये महा क्रैश कोर्स है वो 100 दिनों में ख़त्म हो जाने वाला है। इसका मतलब 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस माय डियर कंप्लीट हो जाएगा। अब उस 100 डेज में एक पहला पड़ाव कहेंगे आप आज का लेक्चर यानी 10 यानी 1/10 आप पार्ट कहेंगे आप। अभी तक हमने टोटल लेक्चर्स का आज पढ़ लेंगे आप। तो आज हम लोग का 10वां लेक्चर है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा और आगे हम लोग चर्चा उस पर करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के 2 लेक्चर होने वाले थे, एक कल लेक्चर आप पढ़ चुके हैं और एक आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक्स में हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपके सामने है इलेक्ट्रिक। क्या लिखा हुआ है आपको? इक्वी पोटेंशियल सरफेस लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक माय डियर पढ़ना है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नाम पे जाइए माय डियर, नाम पे जाएंगे आपका काम हो जाएगा माय डियर। जैसे आप नाम पे जाएंगे आपका काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा जरा देख लीजिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी कि एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा सतह जहां पे पोटेंशियल विभव का मान क्या हो? इक्वी मने इक्वल मने समान। यहाँ सम का मतलब समान यानी कि एक जैसा हो। क्या एक जैसा हो? विभव का मान एक जैसा हो। बोला कहाँ? किसी सतह पर। मतलब कोई एक ऐसा सतह है जिस पर कि विभव का मान हर जगह एक ही है। यानी यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, जहाँ जाइए हर जगह 10 वोल्ट है। अगर इस बोर्ड के हर जगह पे हर पॉइंट पे 10 ही वोल्ट पोटेंशियल है, विभव है, तो हम इसको बोलेंगे, इस बोर्ड को बोलेंगे क्या? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभवी सतह। बात खत्म। इतनी सी बात थी। इसी चीज को हिंदी में लिख दिया गया है। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अक्सर एग्जाम में माय डियर क्वेश्चन आता रहता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है इसे बताना होता है डेफिनेशन के साथ में, और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज 2-3 प्रॉपर्टीज आपको बतानी होती है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट था, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उसी तरह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा आता ही रहता है माय डियर। तो मुझे आशा है फटाफट आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसमें ज़्यादा समझने में, डेफिनेशन में हमारे पास कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए माय डियर था नहीं। अब थोड़ा सा आगे इसको चर्चा करते हैं। ये आप वीडियो पॉज करके माय डियर आराम से लिख लीजिएगा। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, तो आप लोग चाहे तो एक छोटा सा फोटो बना सकते हैं कि मान लीजिए सर ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे सर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, 3 पॉइंट है। तो आप कह रहे हैं कि सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, यानी कि ए पे जो पोटेंशियल होगा उसको भी ए से दिखा दूं तो ये बराबर होगा किसके? बी पे जो पोटेंशियल होगा उसके, जो सी पे पोटेंशियल होगा उसके। हर जगह पोटेंशियल सेम है। तो आपकी मर्जी है, चाहे तो ये छोटा सा फोटो बना करके ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाइएगा, फोटो बनाइएगा तो जाहिर सी बात है आपको मार्क्स ज़्यादा ही मिलेगा। अब इसी में हम लोग जानते हैं और क्या चीज़ है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में और चीज़ें समझते हैं। अब जरा आगे इसको चर्चा करते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब क्या जानते हैं माय डियर, जरा देखिए। अगर मैं बोल रहा हूं सर कि ए पे और बी पे पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ए पे भी 10 वोल्ट है, बी पे भी 10 वोल्ट है और सी पे भी 10 वोल्ट। ठीक, इसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, देखिए वी ए बी का मतलब हो गया वी ए माइनस वी बी, विभवांतर, विभव का अंतर। तो ए और बी पे जब विभव समान ही है तो बोला विभव का तो अंतर होगा नहीं। जब विभव समान है तो विभवांतर क्या हो जाएगा? 0। तो पहला प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हैं कि इक्वी पोटेंशियल जो सरफेस होगा माय डियर, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कितना होता है? 0 होता है माय डियर। अब अगर विभवांतर 0 है तो हम लोग माय डियर जानते हैं कि वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल कह लीजिए या पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट कह लीजिए। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब कि ये
वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज हो जाएगा। ये चार्ज जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पोटेंशियल में माय डियर। इसका मतलब अगर ये जीरो है तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा माय डियर, जीरो। कार्य भी क्या हो जाएगा माय डियर, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो कार्य भी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ सर कि इस सरफेस के ऊपर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। बिना किसी एनर्जी के खर्च के एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकता है। ये कहता है कि वर्क डन जीरो है, एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है माय डियर। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या कि सर जो है अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, माय डियर ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस है ही नहीं तो चार्ज का फ्लो ही नहीं। चार्ज का फ्लो क्यों होता है, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से होता है। माय डियर दो बाल्टी आप पानी ले लें, दोनों बाल्टी में सेम सेम पानी आप भर दीजिए तो एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में कभी पानी जाएगा माय डियर, नहीं जाएगा। कब जाएगा, जब एक में ज़्यादा पानी हो और एक में कम हो। तो एक के पास ज़्यादा पोटेंशियल हो और एक के पास कम पोटेंशियल हो तब ज़्यादा से कम वाले में फ्लो हो जाता है। पर अगर दोनों में सेम ही हो तो विभव दो क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। तो जब पोटेंशियल हर जगह मैं बोल रहा हूँ सेम ही है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम, यहाँ भी पोटेंशियल सेम, दोनों जगह पोटेंशियल सेम ही है, तो जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा माय डियर, तो आपका चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो बोला ठीक है चार्ज फ्लो नहीं होगा, पर अपने आप, ये कंडीशन कब है, अपने आप। अगर अपने आप से यहाँ पे डिफरेंस होता तो अपने आप से चार्ज का फ्लो होता, पर अभी कोई भी डिफरेंस नहीं है तो चार्ज अपने मन से तो फ्लो नहीं होने वाला है माय डियर। तो बोला कि फिर कैसे होगा, तो फिर इसका मतलब है कि आप एक्सटर्नल वर्क उसके ऊपर करना पड़ेगा। ये बात, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर होता है, पर हम लोग उतना अंदर नहीं जाएंगे। सिंपली ये जानिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन क्या है, जीरो है। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है माय डियर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माय डियर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। अगर ये कोई सरफेस है, ये बोर्ड सरफेस है, बोर्ड हमारा क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, एग्जाम में आपकी प्रॉपर्टीज में लिखना है आपको इसको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। कब, जब ये बोर्ड अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तब। अब एक कॉन्सेप्ट और अराइज होता है, क्या कि जो जहां भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे और वो एक दूसरे के पास पास होंगे माय डियर, तो जब पास पास होंगे तो वहां पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट था कि ये लाइंस जो होती हैं, ये लाइंस जो होती हैं, देखेंगे ज़रा, इधर की तरफ फैलाव ज़्यादा है और इधर कम है। तो जिधर की ओर ये पास पास हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब जो पास पास होंगे तो ये ज़्यादा मजबूत होगा और जब इनके बीच में दूरियां होंगी तो कमज़ोर होगा। सिंपल बात है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इस वाले हिस्से पे ज़्यादा है, मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर कमज़ोर इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेम कंसेप्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए माय डियर लागू होता है। क्या कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो सरफेसेस एक दूसरे के जितनी नज़दीक होंगी माय डियर, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही मजबूत होगा। ठीक, और जिधर की ओर आपका पोटेंशियल, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है माय डियर, वो जितना दूर दूर होगा उतना ही उधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा माय डियर, उतना ही वीक होगा, कमज़ोर होगा। अब एक रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वहाँ पे थोड़ा इसको और एलिब्रेट हम करेंगे। फिलहाल हम लोग इसके लिखते हैं प्रॉपर्टीज। तो लिखेंगे आप, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे माय डियर, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द
इक्वी पोटेंशियल सरफेस। परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नॉर्मल भी माय डियर बोलते हैं। हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी में लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र समविभवी सतह के हमेशा लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो समविभवी सतह के पृष्ठ के हमेशा क्या होता है माय डियर? लंबवत होता है। लिख लेंगे। पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज में लिखेंगे इसको, हेडिंग बना लेंगे प्रॉपर्टीज, और गुण में फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। सेकंड पॉइंट माय डियर लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, the work done for moving the charge from one point to other is 0. समविभवी सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। दो बात लिख लेंगे, एग्जाम में माय डियर आता है इसलिए ये चीजें मैं लिखा भी रहा हूं। थर्ड नंबर पर प्रॉपर्टी लिख लेंगे, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस are never intersect to each other because at intersection point there are two values of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या खाली पोटेंशियल लिख दीजिए, पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की माय डियर प्रॉपर्टी लिखाए थे कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पे दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो संभव नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो वैल्यू, एक ही जगह पे दो दो वैल्यू तो संभव नहीं है माय डियर। कभी 10 वोल्ट भी है वहीं पे 12 वोल्ट भी है, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। दूसरे जगह पॉसिबल है, दूसरे पॉइंट पे पॉसिबल है, पर एक ही जगह पे पॉसिबल नहीं है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखाई, तीनों प्रॉपर्टीज आप कॉपी में नोट कर लेंगे। समविभवी पृष्ठ मैं बोल रहा हूँ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हिंदी में लिख लेंगे, इसी 3 नंबर को हिंदी में लिख लीजिएगा। दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्योंकि
प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत विभव का दो मान हो जाता है जो कि संभव नहीं है। ये थर्ड नंबर का हिंदी में लिख दिया माय डियर। थर्ड नंबर हिंदी में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख लेंगे। इसकी कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सॉलिड कॉन्सेप्ट से मिलती है। चलिए माय डियर, अब थोड़ा सा और इसको और एलिब्रेट करते हैं और थोड़ा इसके बारे में नॉलेज लेते हैं माय डियर। क्या नॉलेज लेते हैं माय डियर? क्या, देखिए, अगर आपसे कह दे माय डियर, इसको आप नोट में नोट कर लेंगे, नोट में लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? फर्स्ट नंबर में अगर आपसे कह दे माय डियर कि पॉजिटिव चार्ज की, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, पॉइंट चार्ज की वजह से माय डियर अगर कहेगा तो ध्यान देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉइंट चार्ज से माय डियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? बाहर की ओर निकलती हैं। पढ़ा चुका हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है जा करके वीडियो देख लेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। बोला ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। बोला आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। हमें क्या करना है? पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण समविभवी पृष्ठ को दर्शाना है। तो एक पॉजिटिव चार्ज का ये लाइन पहले पढ़ चुके हैं, डायग्राम ये बना देना है। उसके बाद क्या करना है? जस्ट आपको ये लाइंस खींच देनी है, ये सरफेस बना देना है। ये बन गया माय डियर पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जो डॉटेड लाइन खींच रहा हूं ना, ये जो आपका सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं स्फेरिकल, इसको जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ये है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर 3 ड्रॉ किया है तो तीनों क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। किसकी वजह से माय डियर? पॉइंट चार्ज की वजह से। सेकंड नंबर बोलेगा अगर लीनियर चार्ज कैसा हो जाए, या सोर्स ऑफ चार्ज कैसा हो जाए? लीनियर सोर्स ऑफ चार्ज, या लाइन चार्ज। सिंपल क्या बोला जाए? लाइन चार्ज। तो बोला ये सर लाइन है और लाइन पे सर क्या है? बोला चार्ज है। ठीक है, तो ये गॉस थ्योरी के एप्लीकेशन में पढ़ाया हूं माय डियर कि जो लाइन है यानी कि एक पेन है, इसके चारों ओर सरफेस कैसा होगा? बोला बेलनाकार होगा, सिलिंड्रिकल होगा। इसका मतलब इसके चारों ओर अगर हम एक सरफेस ऐसा ड्रॉ कर लें सिलिंड्रिकल, तो ये क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसकी वजह से? लीनियर सोर्स ऑफ चार्ज की वजह से, या आपसे कहा जाए कि लाइन चार्ज की वजह से। किसकी वजह से माय डियर कहा जाए? लाइन चार्ज की वजह से कहा जाए। ठीक है, कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे माय डियर। आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, जस्ट ये फोटो ड्रॉ कर देना है। अगर लीनियर चार्ज ये कभी आता नहीं, आ गया गलती से तो ड्रॉ कर देंगे। मेनली हमारा पॉइंट चार्ज है। हम लोग पूरे फिजिक्स में हर जगह कहीं भी चार्ज को एक पॉइंट चार्ज मान के पढ़ते हैं, तो पॉइंट चार्ज की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे। थर्ड नंबर में जिस तरह से आपने पढ़ा है, कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बोल रहा हूँ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो टॉपिक पढ़ा हूँ माय डियर, और इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों को एक साथ रख के पढ़ाई कीजिएगा। मैं आपके लिए सहूलियत के लिए बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो कहानी थी वो, और इक्विपोटेंशियल की जो कहानी है वो, दोनों को एक साथ मैच करके, दोनों पेज जो आपकी कॉपी में होगा, दोनों को एक साथ पढ़िएगा, दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़िएगा। आपको कितनी सिमिलरिटी दिख जाएगी। तो मैं कहता आपके समझने के लिए आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। 5 मिनट में आप दोनों टॉपिक्स खत्म कर लेंगे माय डियर। चलिए, अगर गलती से आ गया माय डियर कि 2 पॉइंट चार्ज की वजह से
आप ड्रॉ कीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। माय डियर करना क्या है, ये थर्ड नंबर हो गया, ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज की वजह से। बोला ठीक है, 1 पॉइंट चार्ज ये हो गया सर और 1 पॉइंट चार्ज ये हो गया। हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज से क्या होती थी, निकलती थी लाइंस, यहां से भी क्या हो रही हैं, निकलती हैं, हमको पता है। लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है माय डियर, रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन। इसका मतलब जो लाइंस हमने ड्रॉ की थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही तो कहानी यहां भी बयां करनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ड्रॉ करनी ही करनी है। ये बना दीजिए, ये बना दीजिए, ये जो बीच में बनाया था इसको थोड़ा सा कर्ल कर लीजिए, हो गया। सरफेस ड्रॉ कर देना, ये तो लाइन से ड्रॉ किया हमने। अब सरफेस, बोला अभी तो सर पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपने सरफेस ड्रॉ किया था, तो बोला ठीक है वैसा ही सरफेस यहां ड्रॉ कर दीजिए, यहां ड्रॉ कर दीजिए, बस कुछ भी नहीं करना है। दो बिंदु आवेश के कारण अगर समविभवी सतह ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ड्रॉ कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जस्ट रिप्रेजेंट कर देना है, वो वाला टॉपिक जो पढ़ चुके हैं, और बस जस्ट आपको 2-2 सर्कल खींच दीजिए, 3-3 सर्कल बना दीजिए, बात खत्म। इतनी आसान है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज की वजह से। कभी कभी क्वेश्चन आता है माय डियर, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक डाइपोल की वजह से आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। ध्यान से सुनिएगा, ये अलग से क्वेश्चन आता है कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करें। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी आपसे कोई गलती ना हो, मैं बोल रहा हूं इस टॉपिक में जितनी कहानी है सभी मैं आपको बता दूं ताकि आप सभी का आंसर दे पाए। बोला सर डाइपोल के कारण अगर बनानी है हमें, तो एक डाइपोल में तो सर हम एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं कि डाइपोल में सर चार्जेस की वैल्यू सर सेम होती है पर अपोजिट होती है वैल्यू, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब सर एक प्लस चार्ज होगा तो एक माइनस चार्ज होगा, और इसी के कॉम्बिनेशन को, इसी अरेंजमेंट को तो हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसी अरेंजमेंट को हम लोग सर डाइपोल बोलते हैं। एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, बशर्ते दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आपकी मर्जी है, चाहे तो यहाँ प्लस क्यू लिख लीजिए और यहाँ पे माइनस क्यू, बोला ये डाइपोल हो गया, डाइपोल हो गया। अब सेम, अब कहानी क्या है भाई, पॉजिटिव से निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और निगेटिव पे जाती हैं, जैसा कि आपने पहले ड्रॉ किया हुआ है वही कहानी है। मैंने बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली कहानी आपको यहाँ पे कहनी ही कहनी है, वो आप कहेंगे। तो बोला सर निकाल दिया पॉजिटिव से और निगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं सर, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। बोला ठीक है कर दिए। आप क्या करें सर, बोला अगर आप आगे अगर आपको और करना है तो हमें तो सरफेस ना बनानी है, अभी तो हमने लाइंस ड्रॉ किया है, तो सरफेस के लिए क्या करना है सर, कुछ नहीं, लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, सरफेस ड्रॉ कर दीजिए। बोला सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं तो एक जैसा सर लग रहा है हमको, पॉजिटिव वाले में भी और निगेटिव वाले में। फर्क क्या है सर, फर्क क्या है, फर्क छोटी सी फर्क है माय डियर, समझ जाइए। फर्क ये है कि जब आप सरफेस ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव के केस में सरफेस को दूर खींचने की कोशिश कीजिएगा और निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव के बीच में सरफेस को पास लाने की कोशिश कीजिएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं और इधर रिप्रेजेंट करके बताऊं तो ये प्लस प्लस की ओर बनाऊं तो इस प्लस के चारों ओर बनाऊंगा ना माय डियर, तो प्लस के चारों ओर बनाऊंगा तो इससे दूर भागता हुआ, इससे दूर भागता हुआ, यानी कि इधर की ओर खींच के बनाएंगे, देखिए। और इसके लिए भी इससे दूर भागता हुआ, मतलब इधर की ओर। ये देखिए, ये शेप देखेंगे जरा, ये पॉजिटिव की देखिए इस साइड में क्लोज क्लोज है, इधर दूर दूर है, तो इधर भागता हुआ हमको बनाना है, रिपल्सन दिखाना है सरफेसेस का भी। और अगर निगेटिव का दिखाना है, पॉजिटिव निगेटिव का दिखाना है माय डियर, तो ये पॉजिटिव हो गया सर, ये निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में सर अट्रैक्शन होगा, तो क्या होगा, चीजें जो इधर भाग रही थी अब वो अंदर की ओर भागेंगी। मतलब अब की बार हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि दोनों
लेकिन एग्जाम में रिप्रेजेंट करने के लिए आप केवल सर्कल सर्कल ड्रॉ कर दीजिए स्फेरिकल, बस बात खत्म हो जाएगा। पर अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो आपको सरफेसेस में रिपल्सन है, हाँ सरफेसेस में अट्रैक्शन दिखाना पड़ेगा। ये देखेंगे ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा रहा है तो इधर की तरफ फैलाव है और इधर की तरफ इस पॉजिटिव नेगेटिव में क्या है, अट्रैक्शन है। तो ये चीजें हमें रिप्रेजेंट करें। तो अगर आप ऐसा फोटो ड्रॉ कर पाएंगे यहां तो बेहतर स्थिति में कही जाएगी। तो माय डियर ये क्वेश्चंस थे जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस से एग्जाम में आते हैं। मैंने आपको जितनी भी कहानी बताई, क्या होता है वर्क डन, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से शेप क्या होता है, लीनियर सोर्स की वजह से शेप क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे ड्रॉ करेंगे और एक डाइपोल की वजह से कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड बता दिए। अब बोला सर अगर एक और चीज़ दिखाना है ना आपको, वो भी दिखा दीजिए सर कि जो सरफेसेस हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाया था उसमें भी अगर चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं ये फोटो कि सर ये आपको एक सरफेसेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं माय डियर वो क्या हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं ये सरफेसेस हैं, ये दोनों क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दोनों सरफेस हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनके परपेंडिकुलर होता है। तो वहां भी ये फोटो आप चाहें तो आपकी मर्जी है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब माय डियर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस से जितनी भी रिलेटेड जितने टॉपिक्स थे माय डियर वो हमने अब कवर कर लिया है। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक आता है क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। क्योंकि अभी तक हम यहाँ पोटेंशियल वाला टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल में हम देख रहे हैं कि हर जगह सर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को भी बताना बहुत जरूरी है। और ये एक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, इसे ड्राइव करके आप बताएंगे। तो उसका डेरिवेशन बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, हम लोग करके चलेंगे। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे माय डियर। होता है उसे हमें रिप्रेजेंट करना है। फटाफट इसको 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे माय डियर। 2 चार्जों का सिस्टम है, ये इन्फिनाइट पे कहीं है और मैंने आपको ये फोटो पहले ही बता रखा है कि ए और बी इसके बीच कितनी है माय डियर, डिस्टेंस dx है और ए पे चार्ज कौन सा बैठा हुआ है, Q0। तो हमें क्या करना है, उस इन दोनों की सिस्टम है हमारा Q और Q0, 2 चार्जों का सिस्टम है और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनके बीच में हम रिलेशन दिखाना है माय डियर। तो बिना किसी मैं ज़्यादा चर्चा इसके ऊपर नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे आपको बताता हूँ। क्या बताता हूँ डायरेक्ट मैं इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में लाता है तो आप फोटो में थोड़ा बहुत लाइनें लिख लेंगे। मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेशन करके आपको बता देता हूँ कि जो आपका वर्क डन होता है माय डियर, आप सिंपली समझिए वर्क डन सर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारा जो चार्ज Q0 है वो कहाँ बैठा है माय डियर, ए पे। ए से कहाँ लेके आ रहे हैं उसको, बी पे। तो ए से बी के मूवमेंट में कितना हुआ, dx। तो हम यहां मान लेंगे लेट dw इज द वर्क डन फॉर dx डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज तो क्या हो जाएगा माय डियर, dw इजकल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हमको पता है उस दिन मैंने आपको समझा रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निगेटिव होगा। क्यों होगा निगेटिव माय डियर, क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में और उस फोर्स के अगेंस्ट, अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं, नए जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो जाकर के पिछला वीडियो देखें जहां पे हमने ये टॉपिक्स पढ़ा रखा है।
तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा इधर की ओर, और फोर्स के अगेंस्ट में इस चार्ज को आप मूव इधर करवा रहे हैं। तो फोर्स के उल्टा डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर चार्ज का मूवमेंट होगा या किसी बॉडी का मूवमेंट होता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको निगेटिव माना जाता है। तो यहाँ पे निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है माय डियर हमारे पास, फोर्स F इंटू माइनस क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब बताइए माय डियर कि फोर्स कितना हो जाएगा। सर फोर्स इजकल टू क्यू नॉट इंटू ई होता है, ये होता है सर। हम तो ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स, भाई चार्ज एक चार्ज के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स F इजकल टू क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई। उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा ये चार्ज, क्यू नॉट इंटू ई लगा रहा होगा। बोला सर ये कहाँ से लिख दिए, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये कहाँ से आ गया, तो उनको लिए मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का माय डियर मैं फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ, F बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो F इजकल टू क्यू नॉट इंटू ई। तो F इजकल टू क्या होता है माय डियर, क्यू नॉट इंटू ई होता है। अब इस F की वैल्यू आप उठा करके माय डियर क्या कीजिए, यहाँ रख दीजिए। तो सर क्या मिलेगा, dw इजकल टू F के जगह सर क्या रख दूँ, क्यू नॉट इंटू ई रख दूँ। और ये माइनस क्या है, तो माइनस का साइन बाहर कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं बहुत आसानी से, लिख देंगे। कुछ किया नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वर्क डन इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो रहा है, अब निगेटिव ले लिया। अब फोर्स F इजकल टू क्यू नॉट इंटू ई होता है, अब F इजकल टू क्यू नॉट इंटू ई रख दिया, और dx का dx यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसमें करने वाले क्या हैं सर, क्या करने वाले हैं, एक चीज़ को दूसरी तरफ हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे जरा देखेंगे। आप क्या पढ़े हैं सर, देखेंगे इस क्यू नॉट को अगर हम इधर लेके जाएं, जरा ध्यान से समझिए, तो dw को इस क्यू नॉट के इधर लेके चले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा सर, माइनस का ई dx बचेगा, लेके चले जाएंगे। भाई जो चार्ज है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो सर डिवाइड कर जाएगा, डिवाइड कर गया, ठीक है डिवाइड कर गया सर। बोला ये क्या है सर, अब तो यही तो पोटेंशियल है। पोटेंशियल का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन मान लो पढ़ा चुके हैं, क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होता है पोटेंशियल का डेफिनेशन। तो आपका वर्क डन अगर छोटा सा है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, छोटा सा डिफरेंस। तो dw होगा तो dv हो जाएगा। इसका मतलब माय डियर ये जो वैल्यू है dw बाई क्यू नॉट, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं माय डियर, dv लिख सकते हैं, इजकल टू माइनस ई इंटू dx। आया बात समझ में सर। ये इसके जगह पे dv क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला v इजकल टू w बाई क्यू होता है। तो dw है तो dv भी हो जाएगा, छोटा सा वर्क तो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस, तो dw हो जाएगा, dv लिख देंगे इसके जगह पे। अब बोला सर लिख दिया, अब जो dx मल्टीप्लाई करा रहा था इधर आएगा तो सर क्या हो जाएगा, बोला डिवाइड हो जाएगा, और इधर कौन बचेगा, सिर्फ e बचेगा। तो e इजकल टू माइनस का dv बाई dx। यही सर रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। dx मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो माय डियर डिवाइड कर जाएगा, तो dv बाई dx हो जाएगा। माइनस आप इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, बराबर के कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। तो E इजकल टू क्या मिल गया हमें, माइनस का dv बाई dx मिल गया माय डियर। E इजकल टू माइनस का dv बाई dx। फटाफट इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया है, अगर बुक्स वगैरह में आप देखेंगे तो थोड़ा इसको और एलिब्रेट किया गया है, पर समय का अभाव हम लोगों के पास है। तो बोर्ड एग्जाम में हमारे 2 नंबर के मार्क्स में हम कितना लिखे कि हमें पूरा का पूरा मिल जाए, हम उसके अकॉर्डिंग फिलहाल चल रहे हैं। तो फटाफट आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, इतना लिखते ही आपको 2 के 2 नंबर मिल जाएगा। अब जो है यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि सर जो ये निगेटिव साइन है ना, ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो निगेटिव साइन है सर वो कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है, तो इसको नोट में लिखेंगे, नोट में लिख लीजिएगा, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड is in the
डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, हिंदी में लिख लेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा निम्न विभव की ओर होती है। सिंपली लिख दिया, मतलब कि जहां पोटेंशियल ज़्यादा है और जहां पोटेंशियल कम है तो ज़्यादा से कम की ओर किसका डायरेक्शन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइनस साइन सर यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना, सिर्फ देखिए फिजिक्स में सिर्फ प्लस माइनस का एक ही काम है, दिशा बताना और कुछ नहीं। तो ये जो माइनस साइन है वो दिशा बता रहा है। किस चीज़ की दिशा बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बता रहा है कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी दिशा जो होगी, जिधर पोटेंशियल कम हो रहा होगा, घट रहा होगा, उधर की ओर होगी। घटने का मतलब ये हो गया, ये आप पहले लिख लीजिएगा, फिर मैं इसको समझा रहा हूं कि घटने का मतलब ये हो गया सर कि अगर ये कोई सेल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हम बनाते हैं, इसका मतलब होता है कि ये हायर पोटेंशियल। देखिए जब सेल का फोटो बनाते हैं, पढ़े होंगे आप लोग 9th 10th के अंदर, तो ये बड़ा और छोटा क्यों बनाते हैं? क्योंकि छोटा का मतलब है लोअर पोटेंशियल, ये निम्न विभव है, और ये हायर पोटेंशियल उच्च विभव होता है माय डियर। तो आपको ये कहता है कि अगर ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो हायर से लोअर की ओर, जो लोअर पोटेंशियल है, निम्न विभव है, उधर की ओर होता है। तो उधर की ओर होने का मतलब क्या है कि प्लस से माइनस की ओर। अगर इसमें अगर रेजिस्टेंस आप जोड़ दीजिए, सर्किट अगर लेके चला जाऊं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में आपको, तो अगर आप इसमें आपने अगर बॉल जोड़ दिया तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर होगा। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये कॉन्सेप्ट है इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की होता है। बोला हायर पोटेंशियल कहाँ होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत नज़दीक होंगी, वहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्लोज होंगे, और जिधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिधर इक्वी पोटेंशियल सरफेस दूर होंगे, तो जैसे नज़दीक होंगे उधर से दूर की तरफ आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन होता है। फिलहाल आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, डायरेक्शन याद रखेंगे। डायरेक्शन किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? जिधर पोटेंशियल हमारा कम हो रहा होगा माय डियर। ये कहानी थी इस रिलेशन से। रिलेशन आप याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर आता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की ओर, इक्वी पोटेंशियल में। आज के हम लोग थर्ड टॉपिक की ओर, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एक डाइपोल की वजह से, एक डाइपोल है, वो डाइपोल की वजह से कितना वर्क डन, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख रहे हैं तो उसको रोटेट करने में कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा माय डियर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। चलते हैं माय डियर अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कि वर्क डन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल। अभी हमने चर्चा किया कि एक डाइपोल को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो उसको रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो बस वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं कि एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा इसके ऊपर। देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, क्या कि सर टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क सर क्या होता है कि दो फोर्सेस का कपल, मतलब दो फोर्सेस होते हैं और दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, आपस में वैल्यू उनकी इक्वल होती है, और पॉइंट ऑफ जो उनका इंपैक्ट होता है वो अलग अलग पॉइंट्स पे होता है। मतलब कि इस मार्कर के ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी, एक यहां लग रहा होगा दूसरा यहां लग रहा होगा, और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा माय डियर? अपोजिट होगा। तो दोनों लग करके क्या करते हैं माय डियर? उस बॉडी को रोटेट करवाने का काम करते हैं एक ही जगह पे, उनका पोजीशन चेंज नहीं होता है। बॉडी का पोजीशन माय डियर कभी चेंज नहीं होता है टॉर्क लगेगा तो। टॉर्क के साथ साथ अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब भी वो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, अदरवाइज वो सिर्फ रोटेशनल मोशन उस बॉडी का होगा। किसकी वजह से? टॉर्क की वजह से। तो यही है कि अगर हमने किसी डाइपोल को रख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क कितना लगेगा वो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं।
पर वो टॉर्क की वजह से वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, वो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है माय डियर। तो जो कार्य करेंगे वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एनर्जी के दो पार्ट, वर्क और हीट। तो वर्क क्या है, आपका एनर्जी ही है। तो वही जो वर्क डन हम करेंगे वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा इस डाइपोल के लिए। तो हमने मान लिया है ये 3 लाइन खींच रखी है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल रखा है ए बी क्या है, एक डाइपोल है। ये डाइपोल की लेंथ कितनी होती है माय डियर, 2L। और डाइपोल पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, +Q -Q। तो यहाँ B पे +Q है और A पे -Q है। फोटो समझ लीजिए, B पे कौन चार्ज है, +Q, A पे क्या है माय डियर, -Q चार्ज है। बोला ये डाइपोल सर हो गया। इस डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रखा है सर, थीटा बना रखा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है सर और डाइपोल इधर है कि नहीं। तो ये एंगल कितना बन रहा है सर, ये एंगल थीटा। तो इस डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया है, बोला सर थीटा एंगल बना रखा है। तो थीटा एंगल बना लिया। अब जैसे आप इस डाइपोल को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फटाफट अपना प्रॉपर्टी लगाना शुरू कर देगा। क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा अपने डायरेक्शन में और नेगेटिव पे फोर्स लगाएगा अपने अपोजिट डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव पे इसने फोर्स लगा दिया अपने डायरेक्शन में और माइनस पे फोर्स लगा दिया अपने अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये थी फोटो की कहानी। अब जब ये दोनों फोर्स लगेगा F और AF, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। दोनों की वैल्यू कितनी होगी सर, QE। ये भी Q ही होगा और ये भी क्या होगा सर, Q ही होगा। तो दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है। तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इसको ये इधर की ओर धक्का देगा और इधर की ओर। तो ये दोनों क्या करेंगे, इस डाइपोल को रोटेट करवाना शुरू कर देंगे। कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, रोटेट करवाना शुरू कर देंगे माय डियर। यानी कि ये क्या होगा, डाइपोल रोटेट होगा और रोटेट होगा तो वर्क डन तो होगा। बॉडी अगर मूव कर रही है, चाहे कोई से भी मूव करे, लीनियर मोशन हो चाहे आपका रोटेशनल मोशन हो, अगर बॉडी मूव कर रही है तो वहाँ वर्क डन होगा ही होगा। तो उस वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी वही हमें निकालनी है। तो मैंने लिख रखा है पहले से ही ताकि आपका समय थोड़ा सा 5-10 मिनट बचा लिया जाए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB एक डाइपोल है जो कि प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और जिसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, P = Q × 2L। डाइपोल मोमेंट कितना होता है, P = माय डियर Q × 2L होता है। तो फटाफट आप डायग्राम नोट कर लेंगे और ये चीज़ें जो लिखी है उससे भी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर, बहुत ज़्यादा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आता है इस टॉपिक से, दोनों आता है। क्रैश कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं माय डियर, तो मैं जितना टॉपिक आपको करा रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो आपको कहीं भी छोड़ना नहीं है। अगर आपके अंदर से एक भी टॉपिक अगर छोड़ दिया आपने तो मतलब 1% मार्क्स आपका गया, ये समझ लीजिए। तो मैं जितना करा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करना है अपने आप के लिए, खुद के लिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ज़रूर पढ़िए। और माय डियर, जब आपका रिजल्ट बेहतर आएगा ना तो आपको जो खुशी होगी और आपके माँ बाप को जो खुशी होगी वो बयान नहीं किया जा सकता है। और अगर रिजल्ट में कहीं भी बहुत बच्चों का 1-1 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न छूट जाता है तो उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत सामने आती होगी, सोच सकते हैं। उनको कितना दुख और निराशा होता होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कहीं से भी आपको मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो कहीं से आपको छोड़ना नहीं है। हर टॉपिक माय डियर पढ़ना है आपको। चलिए, अब हमें इसमें करना क्या है, बोला सर बस डेरिवेशन कर दीजिए। फोटो के बारे में तो आपने लिख ही दिया, अब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो कर लेंगे। तो एक कंसेप्ट जान लीजिए, वर्क = होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस कंसेप्ट को समझ जाइए माय डियर। वर्क = कार्य बराबर होता है सर बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ट्रांसलेटरी मोशन के अकॉर्डिंग होता है। अगर बॉडी रैखिक गति करती है उस केस में हम लोग ये फोर्स वाला वर्क डन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अगर बॉडी का रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन, तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए होता है, रैखिक गति के लिए होता है। लेकिन अगर वृत्तीय गति हो रही हो, अब सर्कुलर मोशन हो रहा हो या आपको रोटेशनल मोशन हो रहा हो, वैसे केस में जो आपका वर्क डन होता है वो फोर्स नहीं होता, फोर्स की जगह टॉर्क आता है। और ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाता है।
ये रैखिक विस्थापन, एक रेखा में विस्थापन हुआ है। बोला ये टॉर्क लग करके मूव थोड़ा ना कर रहा है, टॉर्क लग करके क्या कर रहा है, घूम रहा है केवल। तो घूम रहा है तो जो विस्थापन होगा वो कोणीय विस्थापन होगा। तो रैखिक विस्थापन कोणीय विस्थापन में बदल जाएगा और बल टॉर्क में बदल जाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स मिलकर के उसको रोटेट करवा रहे थे। तो फोर्स टॉर्क में बदल जाता है और लीनियर विस्थापन, रैखिक विस्थापन कोणीय विस्थापन में बदल जाता है। कब? जब बॉडी आपका रोटेशनल मोशन कर रही हो तब माय डियर। ये रैखिक गति के लिए, ये आपको वृत्तीय गति के लिए, ये आप इंपॉर्टेंट बात है, ये इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसलेटरी मोशन तो हो नहीं रहा सर, कैसा हो रहा है सर, यहाँ रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो रोटेशनल मोशन हो रहा है तो सर हम वहीं ले लेंगे, क्या हो जाएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या सर, टॉर्क कितना होता है सर, टॉर्क होता है सर P sin थीटा। टॉर्क वाला टॉपिक पढ़ा चुका हूं। टॉर्क कितना होता है माय डियर, टॉर्क कितना लगेगा बल आघूर्ण, P sin थीटा। टॉर्क टाउ इक्वल टू कितना होगा, यहां चाहे तो आप लिख दीजिए टॉर्क बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू P sin थीटा होता है। अब मान लेंगे लेट dw इज द वर्क डन फॉर d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या डी थीटा रोटेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डी थीटा कोणीय विस्थापन के लिए किया गया कार्य कितना है, डी डब्ल्यू है। तब हम लोग लिख सकते हैं सर डी डब्ल्यू इजकल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। अभी आपको समझा दिया, कार्य बराबर बल आघूर्ण टॉर्क गुना कोणीय विस्थापन। सिंपल रैखिक गति होगा तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अगर रोटेशनल मोशन हो रहा होगा तो कार्य बराबर बल आघूर्ण टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये में नोट कीजिए, बस 2 मिनट में हम इसे कंप्लीट करते हैं। कॉपी में आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे माय डियर। बस करना क्या है सर, करना है कि इस टॉर्क की वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो टॉर्क की वैल्यू रखेंगे तो टॉर्क की वैल्यू सर कितनी थी सर, P sin थीटा थी। और ये कितना है सर, डी थीटा, P sin थीटा इंटू डी थीटा। अब बोला सर ये तो छोटा सा वर्क डन आपने निकाला था, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, पर हमको बोला जाए कि नहीं, हमको टोटल वर्क निकालिए कि डाइपोल ऐसे है और इतना डिग्री पे है, इसको घुमा करके हम यहाँ लाए हैं। तो मतलब पहले 10 डिग्री पे है और उसको अब 60 डिग्री ले गए हैं। तो 10 से 60 गाने में टोटल वर्क डन आपने कितना किया तो आपको निकालिए। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे नेट वर्क डन। नेट वर्क डन के लिए माय डियर क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। मैं कल ही परसों आपको समझा चुका हूं क्या, कि फिजिक्स में हमेशा स्मॉल की चर्चा करेंगे पहले, फिर टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बस टोटल निकालना है, आपकी कुल कार्य निकालना है, तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए सर, इंटीग्रेट कर दीजिए P sin थीटा इंटू डी थीटा। बोला कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कीजिए, बोला हमें नहीं पता कहाँ कितना डिग्री शुरू में था और बाद में कितना डिग्री पर जाना है। तो हम तो लेंगे θ1 शुरू में है और बाद में कहाँ जाना है सर, θ2। पहले कुछ एंगल होगा, बाद में कुछ और एंगल होगा, चले जाएंगे। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो सर W मिल जाएगा। PE सर कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन सर क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोला सर माइनस का कॉस थीटा होता है। और लिमिट कहाँ से कहाँ, बोला θ1 से θ2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा लिख दिया, P बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा, अपर लिमिट θ2 लोअर लिमिट θ1 लिख दिया। बोला है सर अब क्या करना है, अब बोला कुछ नहीं, माइनस को कर लीजिए बाहर, माइनस का P। अब लिमिट पुट कर दीजिए सर, एक बार थीटा के जगह पे θ2 माइनस का साइन, एक बार थीटा के जगह पे लोअर लिमिट कॉस θ1। एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो थीटा के जगह एक बार अपर लिमिट θ2 माइनस का साइन लगाया, उसके बाद थीटा के जगह पे लोअर लिमिट θ1 रख दिया। अब क्या करेंगे, बोला सर अब करना क्या है, फाइनली हो गया डेरिवेशन। ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, जब अंदर मल्टीप्लाई करवाइएगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा सर, PE cos θ1 माइनस
कॉस थीटा 2, ये मिलने वाला है सर। ये ध्यान से समझिए, यहाँ ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो थीटा 1 प्लस हो जाएगा तो पहले लिख दिया, और ये माइनस हो जाएगा तो इसको बाद में सजा करके लिख दिया गया है। तो जो वर्क डन मिलेगा यही हमारी क्या होगी माय डियर, पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितना होता है, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो एक डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये होता है आपका मेन रिजल्ट, आपका ये होता है। पर माय डियर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी एक डाइपोल की वजह से कितनी होती है, ये पूछ करके ऑप्शन में आपको यही दे दिया जाए। तो बोला सर क्या दे सकता है, तो बोला यहाँ पे कंडीशन दे सकता है, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन लगाएंगे सर, कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ थीटा 1 इजकल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इजकल टू थीटा, अगर ये कंडीशन लगा दूं, थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 की वैल्यू कुछ हो, 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी हो, तो क्या मिल जाएगा सर, ये हो जाएगा P और थीटा 1 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कितनी हो जाएगी सर 1 हो जाएगी। और थीटा 2 की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, थीटा, तो कॉस थीटा 2, तो कॉस थीटा 2, थीटा 2 की जगह पे सर क्या रखना है, थीटा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन न दे करके ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है माय डियर, कि एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, Pe इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। दूसरा कंडीशन इसमें लगा सकते हैं क्या सर, कि इफ थीटा 1 इजकल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इजकल टू 90 डिग्री, अगर ये कंडीशन लगा दिया तो बोला सर क्या हो जाएगा, W इजकल टू P, और देखिए यहाँ थीटा 1 0 है तो कॉस 0 सर 1 हो गया, माइनस थीटा 2 कितनी है 90, तो कॉस 90 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 क्या होगा 1, तो वर्क डन क्या मिल जाएगा, Pe मिल जाएगा माय डियर, वर्क डन क्या मिल जाएगा P। तो ये अलग अलग कंडीशन होता है माय डियर। इसमें और भी कंडीशन आप बना सकते हैं कि थीटा 1 को 90 ले लीजिए और थीटा 2 को समथिंग 0 ले लीजिए, थीटा 1 को 90 ले लीजिए और थीटा 2 को कुछ और ले लीजिए, थीटा ले लीजिए। तो अलग अलग कंडीशन बनाएंगे तो 4-5 कंडीशन हमारी बन जाती हैं। तो माय डियर आज की क्लास में हमने ज़बरदस्त तरीके से क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी हमने देखा। फिर हमने देखा माय डियर कि ये इक्वी पोटेंशियल एनर्जी एक डाइपोल की वजह से कितनी होती है माय डियर, ये टॉपिक भी हमने देखा। तो इन टॉपिक्स को देखने के बाद आपके जो पोटेंशियल वाला टॉपिक है वो एक तरह से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आज का जो लेक्चर है हम लोग इतना ही रहने देंगे माय डियर, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करने वाले हैं, अगले लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ध्यान रखिए मेरी बात को, अगर आप सुन रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कहीं से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना होती है, आईआईटी के अंदर, नीट एम्स के अंदर, एनडीए के अंदर कहीं भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है पहले चैप्टर से, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि कैपेसिटर से ही न्यूमेरिकल आएगा। इसका मतलब कैपेसिटर को आप न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। नोट्स बनाइए, वीडियो माय डियर जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिए, इस परिवार को बहुत बड़ा बनाइए।